हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। किसी ने कहा है कि प्रतीक्षा करने वालों को केवल उतना ही मिल पाता है या उतना ही मिलता है जितना कि संघर्ष मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। तो संघर्ष और मेहनत करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं, उतना लेने की बजाय खुद कुछ नया करने का प्रयास करें कि उतना तो मिले ही, उससे ज़्यादा आपकी अपनी मेहनत के बलबूते पे आपको मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और नेट हेतु जो हमारे बिंदु है, आज हम उनमें पढ़ेंगे साधारणीकरण। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए जो स्नातकोत्तर का पोर्शन है, वहाँ से प्रकरण है आज साधारणीकरण। मैं हूं आपका दोस्त आदि गणेश। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिए। साधारणीकरण है क्या? साधारणीकरण यानी साधारण, अपने पराये का भाव मिट जाना, एकाकार हो जाना, स्थित प्रज्ञ हो जाना, समभाव की स्थिति में आ जाना, किसी भी प्रकार का भेद नहीं होना, एक रूप हो जाना, वो होता है साधारणीकरण। अब हम प्रश्न कैसे बन सकते हैं, किस प्रकार से क्या हो सकता है, वो देखते हैं। तो साधारणीकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था भट्टनायक ने। ठीक है, रस निष्पत्ति के संदर्भ में साधारणीकरण का प्रयोग किसने किया था? भट्टनायक ने। साधारणीकरण को काव्यानुभूति की प्रक्रिया कहा जाता है या कहा जा सकता है। साधारणीकरण को किसकी प्रक्रिया कहा जाता है? काव्यानुभूति की। और भट्टनायक का जो ग्रंथ है हृदय दर्पण, वो अब उपलब्ध नहीं है। इनके मतों को, सिद्धांतों को अभिनवगुप्त ने आगे प्रचारित किया था। भट्टनायक के अनुसार काव्य के 3 व्यापार होते हैं या 3 शक्तियाँ होती है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि भट्टनायक के अनुसार काव्य के 3 व्यापार कौन कौन से होते हैं? अभिधा, भावकत्व और बोधकत्व। ठीक है, ये हो गए 3 व्यापार। अब आगे बढ़ते हैं। भावकत्व व्यापार का प्राण है क्या? साधारणीकरण। अब जो भावकत्व व्यापार साधारणीकरण है, भट्टनायक का जो हृदय तरंग ग्रंथ है उसके अंदर ये बात उपलब्ध होती है। अब इसमें क्या कहा गया है कि तेन ही व्यापारेण विभावदे स्थायी च साधारणीक्रियन्ते। भावकत्व साधारणीकरण है और इस व्यापार से विभाव आदि और स्थायी भावों का क्या होता है? साधारणीकरण होता है, एक रूप होता है। अब अभिनवगुप्त क्या कहते हैं साहब साधारणीकरण के विषय में, वो जान लेते हैं। तो अभिनवगुप्त का मत ये है कि विभाव आदि अपनत्व परत्व की भावना से मुक्त होना ही क्या साधारणीकरण है। अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाने क्या बताया इन्होंने? साधारणीकरण बताया अभिनवगुप्त ने। आचार्य विश्वनाथ क्या कहते हैं कि परसस्य न परस्यति ममेति न ममेति च तदा स्वादे विभाव आदि परिच्छेदो न विद्यते। यानी कि विभाव आदि का अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाना ही क्या है? साधारणीकरण है, विश्वनाथ कहते हैं इस कथन के माध्यम से। या यूं कहें कि विभाव आदि के संबंध में ये मेरे हैं अथवा ये मेरे नहीं है, दूसरे के हैं अथवा दूसरे के नहीं है का बात जो भाव है ना, मेरा तेरा का जो भाव है, वो समाप्त हो जाता है। ये कहते हैं आचार्य विश्वनाथ। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि साधारणीकरण आलम्बनत्व धर्म का होता है। क्या कहते हैं कि जो साधारणीकरण होता है ना, वो आलम्बन जो तत्व होता है ना, उस धर्म का होता है। यानी कि जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलंबन हो सके, तब तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। और इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ क्या कहलाता है? साधारणीकरण कहलाता है। तो यानी कि साधारणीकरण आलंबन तत्व धर्म का ही होता है, ये कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। वीडियो को एक बार और अच्छे से देखना, आप अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। वहीं नगेंद्र का क्या मत है कि साधारणीकरण में कवि की अनुभूतियों का साधारणीकरण होता है। कवि जो अनुभूत करता है, जो अनुभव करता है, उनका ही क्या होता है? साधारणीकरण होता है। वहीं आचार्य हम केशव प्रसाद मिश्र की बात करें तो केशव प्रसाद मिश्र क्या कहते हैं कि साधारणीकरण योग की मधुमती भूमिका है। योग की मधुमती भूमिका का है साधारणीकरण को, आचार्य केशव प्रसाद ने।
नंद दुलारे वाजपेयी क्या कहते हैं कि साधारणीकरण में कवि कल्पित समस्त क्रिया व्यापारों का साधारणीकरण होता है। साधारणीकरण में कवि की जो कल्पनाएं, समस्त कल्पना जनित जो क्रियाएं होती है, उन व्यापारों का क्या होता है, साधारणीकरण होता है। ये कहते हैं नंद दुलारे वाजपेयी। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थी हमारी साधारणीकरण की कक्षा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।